अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। सही। हमने कहा था कि हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो 4 और 5 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दूसरे हमारे पास प्रोटीन्स आ गए, लिपिड्स, फिर न्यूक्लिक एसिड और उसके बाद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये 5 टाइप्स होते हैं किसके? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के। तो आज हम न्यूक्लिक एसिड को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये इस वर्ड को देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों रखा गया। भाई एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिच मेयर। पहले हम डिस्कवरी लिखेंगे, इसकी डिस्कवरी। साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिच मेयर। सही, स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है, ठीक। अच्छा, इसने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को पस सेल में डिस्कवर किया था। पस सेल, सही। अच्छा, व्हाट आर एक्चुअली पस सेल होते क्या है? पस सेल हम कभी हमारे कोई इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में तो ग्रीनिश दाने हमें हमारी बॉडी के ऊपर निकलते हैं। उनमें से जो फ्लूइड ग्रीन तरह का सब्ज कलर का जो फ्लूइड निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? पस कहते हैं, ठीक है। तो उसने पस सेल को ऑब्जर्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप। उसने एक अलग तरह के कंपाउंड्स उसमें देखे थे। सेल के अंदर, जैसे हमारे पास ये सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर उसने एक अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से या लिपिड से एक अलग तरह के मॉलिक्यूल्स देखे थे। उन मॉलिक्यूल्स को या उन कंपाउंड्स को इसने नाम दिया था न्यूक्लियन। सही, न्यूक्लियन उसने नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद फर्दर इस पे रिसर्च हुई। रिसर्च के बाद पता चला कि ये जो न्यूक्लियन इसने फ्रेडरिच मेयर ने हमें बताया था न्यूक्लियन के बारे में, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एसिडिक इन नेचर है। सही, तो इसको हमने रीनेम किया। इसका नाम फिर रखा गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, सही। तो अभी हम न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड हम कहते हैं किसे? एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड आर द बायोमॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास एक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दीज आर बायो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे हमने कहा था कि प्रोटीन्स के सब यूनिट होते हैं, अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसेक्राइड होते हैं, लिपिड्स के हमारे पास फैटी एसिड इन ग्लाइसरॉल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के भी सब यूनिट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके फिर 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के। एक हमारे पास डीएनए होता है, एक हमारे पास आरएनए होता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए। अच्छा, और क्या है कि ये न्यूक्लिक एसिड होते कहाँ? प्रेजेंट ये कहाँ पे होते हैं न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स? ये हमारे पास एक तो न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में हमारे पास डीएनए होता है, सही है, यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए में बना होता है, सही। एक न्यूक्लियस में होते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। और हमारे पास जो आरएनए होता है, आरएनए के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो राइबोसोम्स में होता है। ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए जो होते हैं वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से आता है और जो ट्रांसफर आरएनए है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, मेन फंक्शन क्या है इस न्यूक्लिक एसिड का? न्यूक्लिक एसिड का जो फंक्शन है वो क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड
जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है न्यूक्लिक एसिड के थ्रू, यानी डीएनए के थ्रू पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक जो प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड एक क्या है हमारे पास, डीएनए, मेनली डीएनए क्या है हमारे पास, एक जेनेटिक मेकअप होता है। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली आर सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की हम कंपोजिशन देखेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड है क्या हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है हमारे पास, सब यूनिट्स किसके हैं, डीएनए और आरएनए के, डीएनए एंड आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्या है, सब यूनिट्स हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स हमारे पास कौन से होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास राइबोज शुगर होती है जो पेंटोज शुगर होती है एक्चुअली, और हमारे पास नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं हमारे पास, और फास्फोरिक एसिड होता है हमारे पास। तो हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास, इसके 3 कंपोनेंट हो गए हमारे पास। एक हमारे पास फास्फोरिक एसिड हो गया, फास्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H3PO4। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर एक्चुअली ये क्या होती है, पेंटोज शुगर होती है, यानी 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है। ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, इसमें नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं इसमें। अच्छा, नाइट्रोजीनियस बेस के 2 टाइप होते हैं। इससे पहले हम राइबोज शुगर को देख लेते हैं कि राइबोज शुगर के भी 2 टाइप होते हैं। एक हमारे पास जस्ट सिंपली राइबोज शुगर होती है, एक हमारे पास डीऑक्सी राइबोज होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। अच्छा, डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में पाई जाती है और राइबोज शुगर हमारे पास आरएनए में पाई जाती है। अच्छा, और क्या फर्क है इनमें, राइबोज शुगर का जो फार्मूला होता है C5H10O5 होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर का जो फार्मूला होता है C5H10O4 होता है, यानी कि डीऑक्सी राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम नाइट्रोजीनियस बेस की बात करते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस के 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास प्यूरिन्स होती हैं, प्यूरिन्स, इसको प्यूराइंस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं, 2, एक आता है एडिनाइन, ठीक हो गया, एक हमारे पास ग्वानिन आता है, 2 ही आते हैं। सेकेंड नंबर है हमारे पास पायरेमिडीन्स, पायरेमिडीन्स। ठीक है, इसमें 3 आते हैं हमारे पास। एक हमारे पास थायमीन आता है, थामीन, एक हमारे पास साइटोसिन आता है, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास यूरासिल आता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस के 3 टाइप हो गए, 2 टाइप्स हो गए, एक प्यूरिन्स हो गया हमारे पास, एक पायरिडीन्स हो गया। अगेन हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे थे। न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली आर सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए एंड आरएनए। ठीक हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास फास्फोरिक एसिड होता है, सेकंड नंबर हमारे पास पेंटोज शुगर होता है, थर्ड नंबर हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस होता है। ठीक है। अच्छा, अब सिंपली अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड देखें तो उसमें क्या, इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास जो पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर एक्चुअली बैकबोन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड होता है। सही, पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है हमारे पास। पेंटोज शुगर 5 कार्बन कंटेनिंग है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, 5 कार्बन। अच्छा, जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं हमारे पास, नाइट्रोजीनियस बेस फर्स्ट कार्बन से
अटैच हुए होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकता है, एडिनाइन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, साइटोसिन या यूरासिल। इन नाइट्रोजनस बेसिस की बुनियाद पे हम न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप्स भी हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के 5 टाइप होते हैं। कैसे? अगर एडिनाइन हम लगा रहे हैं तो ये एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड हो गया, अगर ग्वानिन लगा रहे हैं तो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड हो गया, सही है। अच्छा, तो नाइट्रोजनस बेस आर अटैच्ड एट द फर्स्ट कार्बन ऑफ द राइबोज शुगर, सही। अब फास्फेट ग्रुप जो है वो कहाँ पे अटैच होता है? फास्फोरिक एसिड, फास्फेट ग्रुप हमारे पास 5th कार्बन ऑफ द राइबोज शुगर से अटैच होता है, सही। ये हो गई एक स्ट्रक्चर हमारे पास किसकी? न्यूक्लियोटाइड। 3 कंपोनेंट हो गए, एक नाइट्रोजनस बेस हो गया, एक हमारे पास राइबोज शुगर हो गया, एक हमारे पास फास्फोरिक एसिड हो गया, सही। अच्छा, पेंटोज शुगर जो है वो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज होगी, अगर हम आरएनए की बात करें तो उसमें राइबोज शुगर होगी। यानी पेंटोज शुगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज हो भी डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है, राइबोज भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस मैंने बताया कि कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिनाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्वानिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या थामिन, साइटोसिन या यूरासिल इस्तेमाल करें। अब हम आते हैं फास्फेट ग्रुप की बात करते हैं। जो फास्फेट ग्रुप है ये हमारे पास किसी भी न्यूक्लियोटाइड के साथ सिंगल फास्फेट ग्रुप हो सकता है जिसको हम मोनोफास्फेट कहेंगे, डबल हो सकता है इसको डाईफास्फेट कहेंगे, या ट्रिपल हो सकता है इसको ट्राईफास्फेट कहते हैं। इनकी जरूरत क्या है? एक से भी काम चल सकता है, मगर वो हम आगे देखेंगे भाई। एक जो फास्फेट ग्रुप होगा वो कौन से न्यूक्लियोटाइड में होगा, या ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिनमें फास्फेट ग्रुप एक होता है, सिंगल होता है, तो वो उनका फंक्शन क्या होगा, या जिसमें 2 होते हैं या 3 होते हैं तो उनका फंक्शन क्या होगा, सही। तो यहाँ तक हमने न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, और न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स देखे, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर देखे हमने। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, नाइट्रोजनस बेस और राइबोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है हमारे पास, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, फिर राइबोज शुगर और फास्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है हमारे पास ईस्टर बॉन्ड होता है। ये कभी कभार एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गई न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप, फर्दर हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।